नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में हमने प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर विचार किया था। हमने देखा था कि प्रकाश का तरंग मॉडल परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाओं की संतोषप्रद रूप से व्याख्या कर सकता है। आज के कार्यक्रम में हम दो तरंगों के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण के चित्रांश यानी पैटर्न पर विचार करेंगे। आप कक्षा 11 में अध्यारोपण का सिद्धांत समझ चुके हैं। वास्तव में व्यतिकरण का समस्त क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही आधारित है, जिसके अनुसार किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन इनमें से प्रत्येक तरंग के विस्थापनों का सदिश योग होता है। कला संबद्ध स्रोत। कल्पना कीजिए कि दो सुइयां S1 तथा S2 जल की एक द्रोणिका में ऊपर और नीचे समान आवर्ती गति कर रही हैं। वे जल की दो तरंगें उत्पन्न करती हैं तथा किसी निश्चित बिंदु P पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीच कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है। जब भी ऐसा होता है तो इन दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है, अर्थात दो ऐसे स्रोत जिनसे चलने वाली तरंगों द्वारा किसी विशिष्ट बिंदु पर उत्पन्न विस्थापनों के बीच कलांतर समय के साथ नहीं बदलता, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। शून्य विस्थापन तथा अधिकतम विस्थापन रेखाएं। यह चित्र जल के पृष्ठ पर किसी समय पर जल के अणुओं के विस्थापन का प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। इसमें शून्य विस्थापन तथा अधिकतम विस्थापन रेखाएं दर्शाई गई हैं। इस चित्र में किसी दिए हुए समय पर श्रृंग को सतत वृत्तों तथा गर्त को बिंदुकित वृत्तों द्वारा दर्शाया गया है। तरंगों का कला संबद्ध योग। दो सुइयों वाले प्रयोग में एक बिंदु P पर विचार करते हैं, जिसके लिए S1P और S2P बराबर हैं। चूंकि दूरियां S1P और S2P बराबर हैं, इसलिए S1 तथा S2 से निकलने वाली तरंगें बिंदु P तक पहुंचने में समान समय लेंगी और जो तरंगें S1 तथा S2 से समान कला में चलना प्रारंभ करेंगी, वे बिंदु P पर समान कला में ही पहुंचेंगी। बिंदु P पर उत्पन्न विस्थापन समान होंगे। यदि स्रोत S1 द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विस्थापन y1 बराबर a cos ओमेगा t तथा स्रोत S2 द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विस्थापन y2 बराबर a cos ओमेगा t है, तो परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 अर्थात 2a cos ओमेगा t। चूंकि तीव्रता विस्थापन के वर्ग के बराबर होती है, अतः परिणामी तीव्रता I बराबर 4I शून्य, जहाँ पर I शून्य स्रोत की अलग अलग तीव्रताएं हैं। वास्तव में S1 S2 की लंब अर्धक रेखा के किसी भी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 4I शून्य ही होगी। जब कोई दो स्रोत इस प्रकार के व्यवहार करते हैं तो दोनों स्रोतों को रचनात्मक रूप से व्यतिकरण करते हुए कहा जाता है और प्राप्त होने वाले व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब हम एक ऐसे बिंदु Q पर विचार करते हैं जिसके लिए S2Q और S1Q का अंतर 2 लैम्डा है, जहां लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। S1 से चलने वाली तरंगें S2 से चलने वाली तरंगों की अपेक्षा ठीक 2 चक्र पहले पहुंचती हैं तथा फिर से समान कला में हो जाती हैं। यदि स्रोत S1 द्वारा बिंदु Q पर उत्पन्न विस्थापन y1 बराबर a cos ओमेगा t है, तो S2 स्रोत द्वारा बिंदु Q पर विस्थापन y2 बराबर a cos ओमेगा t
माइनस 4 पाई। 2 लैम्डा का पथांतर 4 पाई के कलांतर के संगत होता है। अतः बिंदु Q पर परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 बराबर 2a cos ओमेगा टी। यहाँ पर हमको तीव्रता फिर से I बराबर 4I शून्य प्राप्त होती है, अर्थात हमें पुनः संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। विनाशी व्यतिकरण। अब हम एक तीसरे बिंदु R पर विचार करते हैं, जिसके लिए S2R माइनस S1R का मान माइनस 2.5 लैम्डा है। S1 से चलने वाली तरंगें S2 से चलने वाली तरंगों की अपेक्षा ठीक 2.5 चक्र बाद में बिंदु R पर पहुंचती हैं। यदि स्रोत S1 द्वारा बिंदु R पर उत्पन्न विस्थापन y1 बराबर a cos ओमेगा टी है, तो S2 स्रोत द्वारा बिंदु R पर उत्पन्न विस्थापन y2 बराबर a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई, क्योंकि 2.5 लैम्डा का पथांतर 5 पाई के कलांतर के संगत होता है। अतः बिंदु R पर परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 बराबर 0 होगा, अर्थात तीव्रता बराबर 0। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों का कला संबद्ध योग। हम इसका सारांश समझेंगे। यदि दो संबद्ध स्रोत S1 तथा S2 समान कला में कंपन कर रहे हों, तो किसी बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा, अर्थात यदि S1 और S2P का अंतर n लैम्डा है, जहां n 0, 1, 2, 3 इत्यादि। इसी तरह यदि दो संबद्ध स्रोत S1 तथा S2 विपरीत कला में कंपन कर रहे हों, तो किसी बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा, अर्थात यदि S1P और S2P का अंतर n प्लस 1/2 लैम्डा हो, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 इत्यादि। परिणामी विस्थापन तथा तीव्रता। अब किसी अन्य बिंदु G के लिए मान लीजिए दो विस्थापनों के बीच कलांतर फाई है। तब यदि स्रोत S1 द्वारा उत्पन्न विस्थापन y1 बराबर a cos ओमेगा टी है, तो y2 बराबर a cos ओमेगा टी प्लस फाई। तो परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 बराबर a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस फाई। इसको हल करें तो हमें मिलेगा 2a cos फाई बटे 2 cos ओमेगा टी प्लस फाई बटा 2, क्योंकि हमको पता है cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। परिणामी विस्थापन का आयाम होगा 2a cos फाई बटे 2। अतः उस बिंदु पर तीव्रता I बराबर 4I शून्य cos वर्ग फाई बटा 2। अब यदि फाई बराबर 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई इत्यादि हो, तो हमें संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। और यदि फाई बराबर प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई हो, तो हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। अब हम व्यतिकरण पैटर्न की प्रकृति समझते हैं। यदि दो स्रोत कला संबद्ध हैं, तो किसी भी बिंदु पर कलांतर फाई समय के साथ नहीं बदलेगा और हमें स्थिर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा। इसी तरह यदि दो स्रोत कला संबद्ध नहीं हैं, तो किसी भी बिंदु पर कलांतर फाई समय के साथ बदलेगा और व्यतिकरण पैटर्न भी बदलता रहेगा। कला असंबद्ध स्रोतों से मिलने वाली तीव्रता। यदि कलांतर समय के साथ बहुत तेजी से बदलता है, तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की स्थितियां भी बहुत तेजी से बदलेंगी
और हमें औसत तीव्रता प्राप्त होगी, जिसका मान कोणीय कोष्ठक I बराबर 4I0 कोणीय कोष्ठक कास वर्ग फाई बटे 2। कास वर्ग फाई बटा 2 का औसत मान 1/2 होता है, क्योंकि हमको पता है कि कास वर्ग का मान 0 और 1 के बीच में ही दोलन करता है। अतः परिणामी तीव्रता होगी I बराबर 2I0। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग। अब हम प्रकाश तरंगों का उपयोग करके व्यतिकरण पर विचार करेंगे। यदि हम दो सूक्ष्म छिद्रों को प्रदीप्त करने के लिए दो सोडियम लैंपों का उपयोग करें तो हमें कोई व्यतिकरण फ्रिंज दिखाई नहीं देगी। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि सामान्य स्रोत जैसे सोडियम लैंप से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों में 10⁻⁻10 सेकेंड की कोटि के समय अंतरालों पर आकस्मिक कला परिवर्तन होता है। अतः दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबंध नहीं होता तथा ये कला असंबद्ध होते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि ऐसा होने पर पर्दे पर तीव्रताएं जुड़ जाती हैं। इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री टॉमस यंग ने स्रोतों S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की कलाओं को नियंत्रित करने के लिए एक उत्तम तकनीक उपयोग की। उन्होंने एक अपारदर्शी पर्दे पर दो सूक्ष्म छिद्र S1 तथा S2 एक दूसरे के बहुत निकट बनाए। इन्हें एक अन्य सूक्ष्म छिद्र से प्रदीप्त किया गया, जिसे एक दीप्त स्रोत से प्रकाशित किया गया था। प्रकाश तरंगें S से निकलकर S1 तथा S2 पर गिरती हैं। S1 तथा S2 दो कला संबद्ध स्रोतों की भांति कार्य करेंगे, क्योंकि S1 तथा S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगें एक ही मूल स्रोत से व्युत्पन्न होती हैं तथा स्रोत S में अचानक कोई भी कला परिवर्तन S1 तथा S2 में आने वाले प्रकाश में ठीक उसी प्रकार का कला परिवर्तन करेगा। इस प्रकार दोनों स्रोत S1 तथा S2 समान कला में बंध जाएंगे। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं की स्थितियों की गणना। S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली गोलीय तरंगें इस चित्र की भांति पर्दे GG' पर व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करेंगी। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता की स्थितियों की गणना पहले किए गए विश्लेषण का उपयोग करके की जा सकती है, जहां पर हमने रेखा GG' पर एक यथेच्छ बिंदु P लिया है जो अधिकतम तीव्रता के संगत है। इस अवस्था में S2P माइनस S1P बराबर n लैम्डा, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 इत्यादि। गणना करने के लिए S2P वर्ग माइनस S1P वर्ग बराबर बड़ा D वर्ग प्लस x प्लस D बटा 2 संपूर्ण वर्ग माइनस बड़ा D वर्ग प्लस x माइनस D बटा 2 संपूर्ण वर्ग। इसको अगर हम हल करें तो हमें मिलेगा 2xD, जहां पर S1 S2 D के बराबर है तथा OP बराबर x। अतः मान रखने पर S2P माइनस S1P बराबर 2xD बटा S2P प्लस S1P। अब अगर x और D बहुत छोटे हों बड़ा D से, तो हम S2P प्लस S1P को लगभग 2D लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर S2P प्लस S1P की जगह पर अगर
2d रख दें तो हमें मिलेगा S2p माइनस S1p लगभग xd बटा d। संपोषी व्यतिकरण द्वारा दीप्त क्षेत्र। हम जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण मिलेगा अगर पथांतर n लैम्डा के बराबर हो, अर्थात xd बटा बड़ा D बराबर n लैम्डा, अर्थात उन स्थितियों में जहां के लिए x बराबर है xn अर्थात n लैम्डा d बटा d, जहां पर n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इत्यादि। इन स्थितियों में हमको संपोषी व्यतिकरण द्वारा दीप्त क्षेत्र प्राप्त होंगे। विनाशी व्यतिकरण द्वारा अदीप्त क्षेत्र। अब हम जानेंगे कि पर्दे पर हमको विनाशी व्यतिकरण की वजह से अदीप्त क्षेत्र कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। अदीप्त क्षेत्र के लिए पथांतर n प्लस 1/2 लैम्डा अर्थात xd बराबर n प्लस 1/2 लैम्डा होना चाहिए। अतः हमको उन सभी स्थानों पर अदीप्त क्षेत्र मिलेंगे जहाँ जहाँ x बराबर xn बराबर n प्लस 1/2 लैम्डा d बटा d, जहाँ n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इत्यादि। फ्रिंज पैटर्न। चित्र की भांति हमें पर्दे पर अदीप्त तथा दीप्त बैंड दिखाई देते हैं। ऐसे बैंडों को फ्रिंज कहते हैं। दीप्त तथा अदीप्त क्षेत्रों के लिए प्राप्त समीकरणों से यह पता चलता है कि काले तथा दीप्त फ्रिंज समान दूरी पर हैं। फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई बीटा ज्ञात करने के लिए हम किसी एक फ्रिंज की बिंदु O से दूरी उस फ्रिंज से तुरंत पहले की उसी तरह की फ्रिंज की बिंदु O से दूरी को घटाकर करते हैं, अर्थात बीटा बराबर xn प्लस 1 माइनस xn। यहाँ पर हम xn प्लस 1 तथा xn के अगर मान रखें तो हमें मिलता है बीटा बराबर लैम्डा d बटा d। मध्य बिंदु O दीप्त होगा क्योंकि उसके लिए S1O बराबर होता है S2O के तथा यह n बराबर 0 के संगत होगा। द्विध्रुवी द्वारा सीधी रेखा फ्रिंज। ध्यान दीजिए कि अभी तक S1 तथा S2 बिंदु स्रोत लिए गए थे, फिर भी फ्रिंज सीधी रेखाएं हैं। यदि बिंदु स्रोतों के स्थान पर हमारे पास झिर्रियां होंगी तो बिंदुओं का प्रत्येक युग्म सीधी रेखा फ्रिंज उत्पन्न करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई तीव्रता के सीधी रेखा फ्रिंज प्राप्त होंगी। आइए अब हम व्यतिकरण से मिलने वाली तीव्रता पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी जहां पथांतर लैम्डा बटा 3 है। इस प्रश्न को हम इस तरह के हल कर सकते हैं क्योंकि हमको दिया है इसमें पथांतर बराबर लैम्डा तथा प्रकाश की तीव्रता k, अर्थात जहां पर पथांतर लैम्डा है वहां पर प्रकाश की तीव्रता हमको k मिल रही है। अब हम जानते हैं कि कलांतर और पथांतर का जो संबंध होता है वो है कलांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणा पथांतर। तो हम अगर मान रखें यहाँ पर तो हमको मिलेगा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणा लैम्डा अर्थात 2 पाई। हमको ये भी पता है कि तीव्रता I बराबर 4I शून्य कास वर्ग फाई बटा 2, अतः k बराबर 4I शून्य कास वर्ग 2 पाई बटा 2 बराबर 4I शून्य, अतः I शून्य बराबर 4k। नया पथांतर बराबर
लैम्डा बटे 3 तथा प्रकाश की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। हमको मालूम है कि कलांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणा पथांतर, इसलिए नया कलांतर फाई डैश बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणा लैम्डा बटा 3 बराबर 2 पाई बटा 3, या नई तीव्रता आई डैश बराबर 4 आई शून्य कास वर्ग फाई डैश बटा 2, या आई डैश बराबर 4 के बटा 4 कास वर्ग 2 पाई बटा 6 बराबर के बटा 4। अतः उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता के बटा 4 होगी। आज के कार्यक्रम में हमने प्रकाश के कला संबद्ध स्रोतों, प्रकाश तरंगों के कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग के बारे में जाना। हमने संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटनाओं को समझा और कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध दोनों प्रकार के व्यतिकरणों से पर्दे पर प्राप्त होने वाली तीव्रताओं की गणना की। हमने देखा कि टॉमस यंग ने व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग किया था, तथा हमने अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं की स्थितियों की गणना भी की। हमने ये भी निकाला कि संपोषी व्यतिकरण द्वारा दीप्त क्षेत्र और विनाशी व्यतिकरण द्वारा अदीप्त क्षेत्र किस किस स्थान पर प्रकट होते हैं। हमने व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त किया तथा व्यतिकरण फ्रिंजों के पैटर्न के बारे में भी जाना। अंत में हमने व्यतिकरण की तीव्रता से संबंधित एक प्रश्न भी हल किया। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि द्विझिरी के बजाय एक झिरी हो तो कौन सी प्रकाशिक घटना होगी। इस प्रश्न के उत्तर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार।